हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स पर। तो जैसे कि पिछले लेक्चर तक हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज, कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी, उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट होगी, ठीक है, शीट यानी कि पेपर जैसा, और उसके ऊपर चार्ज होगा और उसके कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो मैंने क्या किया, ये ABCD जो है ये एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेट का एक पार्ट है। कोई इनफाइनाइट लेंथ की बहुत बड़ी प्लेट होगी, मैंने उसका एक पार्ट ले लिया ABCD, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है ना। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मैंने लिख दी यहाँ पर, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे फाइंड करनी है और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है भाई, वो है R, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, देखो पहले तो बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो आपको याद होगा जैसे पीछे हमने करा था, तो यहाँ पर मैं एक A' छोटा सा एक ये पार्ट ले लेता हूँ और एक यहाँ पर छोटा सा B' ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों से यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा तो ये कितना आएगा, देखो कुछ इस तरह से DE। हाँ, A' और B' का जो डिस्टेंस है O से वो बराबर रहेगा, तो यहाँ से भी अगर मैं लूँगा तो ये भी आएगा DE कुछ इस तरह से, ऑलराइट। और जब मैं इसके कंपोनेंट्स लूँगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये बन जाएगा DE cos थीटा। और इसका भी अगर मैं कंपोनेंट लूँगा ये भी बनेगा DE cos थीटा। तो फाइनली हमको समझ में आ गया है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं DE sin थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द शीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द शीट, इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये तो डायरेक्शन की हमने यहाँ तक बात करी। अब चलो थोड़ा सा आगे हम देखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि हम मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि अगर आपने अच्छे से पीछे वाला लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर हमारा देखा है, तो आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको गॉस लॉ अप्लाई करनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, ठीक है, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि गॉस की तो एप्लीकेशन है ये, तो गॉसियन सरफेस तो बनानी ही पड़ेगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर पीछे वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस सच दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट P, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो अब हम रीड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P। तो हम P से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, P से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और उसकी लेंथ लेंगे 2R, मतलब एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम, ठीक है। तो कैसे बनेगी, डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने एक गॉसियन सरफेस बना दी है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, ठीक है। और इसकी लेंथ हमने ले ली 2R और ये पॉइंट P हमारा बिल्कुल सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, इतना हमको पता था क्या करना है। अब इसके आगे क्या करते हैं, हम नेट फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस लिखेंगे और गॉस लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलो देखो, नेट फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस, रिलेटेड टू दिस सरफेस, क्या फॉर्मूला है भाई फ्लक्स का, गॉस के अकॉर्डिंग E.ds इज इक्वल्स टू, ये पूरे सरफेस के लिए ना, सिग्मा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। कहाँ से आया ये फार्मूला, अरे ये तो गॉस लॉ है, ये तो गॉस लॉ है, क्लियर। चलो अब हम जानते हैं कि ये सिलेंडर जो है 3 सरफेसेस से बना हुआ है। कौन कौन सी सरफेस, ये ले लेते हैं हम सरफेस 1, इसको मैं मान लेता हूँ सरफेस नंबर 2 और इसको मान लेते हैं सरफेस नंबर 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ से बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
अब देखो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, पीछे भी इसके पीछे भी चार्ज है ना, पॉजिटिव वाले चार्ज हैं इसके पीछे भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, यहाँ से इधर रहने वाली है, यहाँ से इधर बाहर की तरफ रहने वाली है ना। तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता हूँ, इधर इस तरह से रहने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्यों आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इस शीट के पीछे वाली, अरे जैसे ये शीट है ना, मान लो मेरा हाथ शीट है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर रहेगी ऐसे, तो यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे रहने वाली है, देख पा रहे हो, है ना। बस तो यहाँ पर भी इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूँ है ना। और यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर लूँगा तो ds1 इस तरह से हो जाएगा। सरफेस 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो जाहिर सी बात है यूँ ही होगी, है ना। और सरफेस वेक्टर अगर लूँगा तो ds2 भी मेरा इधर से ही होगा, ठीक है। फिर अगर बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कैसी है भाई, स्ट्रेट ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर नहीं जाएगी। बट हाँ, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर लूँगा तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होने वाला है, ds थर्ड सरफेस का, ठीक है। इस पर वेक्टर लगाना मत भूलना, ds ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये सिलेंडर जैसे कि 3 सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, तो ई डॉट डी एस का जो इंटीग्रेशन करूँगा मैं वो तीनों सरफेस के लिए अलग अलग करूँगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ, दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 3 सरफेसेस। तो क्या करें भाई, 3 सरफेसेस से बना हुआ है, तो कौन कौन से सरफेसेस, S1 S2 S3। तो कुछ मत करो, अगर 3 सरफेसेस से बना हुआ है तो ई डॉट डी एस की वैल्यू तीनों सरफेसेस के लिए अलग अलग लिख के दिखाओ, ठीक है भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S1 प्लस ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S2, फिर ई डॉट डी एस फॉर सरफेस S3। क्लियर है ना। अब देखो डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा 1, ई डी एस कॉस थीटा 2, ई डी एस कॉस थीटा 3 यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है, लिख देता हूँ एक बार, ई डी एस कॉस थीटा 1 सरफेस 1 के लिए, फिर यहाँ पर आएगा ई डी एस कॉस थीटा 2 सरफेस 2 के लिए, और यहाँ आने वाला है ई डी एस कॉस थीटा 3 सरफेस 3 के लिए। अब देखो, अब समझने वाली बात है, मैं यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा था ताकि हमको थीटा का जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो हमको आसानी से पता चल जाए। अब हम जानते हैं, वी नो दैट थीटा 1, ये थीटा होता क्या है, बचपन से समझाते आ रहा हूँ मैं, जब से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करी थी, है ना। ई डॉट डी एस के बारे में समझा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि जो थीटा होता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस 1 के लिए थीटा 1 क्या होगा, 0, और सरफेस 2 के लिए भी थीटा 1 क्या होगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर ऐसा है तो cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू cos 0, और cos 0 कितना होता है भाई, बोलो बोलो बोलो, cos 0 होता है 1। एक तो ये बात समझ में आई, ऑलराइट। अब बात करते हैं हम थीटा 3 की। यहाँ पर मेरा थीटा 3 बनेगा, देखो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ थीटा 3 बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में रहने वाली है, थीटा 3 कितना बनेगा, 90 डिग्री, ऑलराइट। थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं अगर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री तो cos 90 तो भाई 0 होता है, cos 90 तो 0 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 इन दिस अबव इक्वेशन, ये मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं कैसा ये हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हमने अब इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, है ना। तो ये इस तरह से हो गया, सरफेस 1 के लिए ई डी एस रह जाएगा, और कॉस जो थीटा था हमारा, अब देखो वेक्टर हट चुका है यहाँ से, ठीक है। अब स्केलर में बन चुका है क्योंकि cos थीटा 1 मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर cos थीटा 2 1 हो गया, cos थीटा 3 0 था, तो ओवरऑल टर्म यहाँ पर 0 बन जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ अंदर रह जाएगा ds ओनली, ठीक है, सरफेस 1 के लिए, और यहाँ पर ये भी बाहर निकल जाएगा और ये रह जाएगा ds फॉर सरफेस 2 के लिए। अब एक बात ध्यान से सोचो, जो सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों का एरिया, दोनों का जो एरिया होगा वो दोनों बराबर ही तो होंगे, क्योंकि सरफेस 1 और सरफेस 2 क्या थी, दोनों अपोजिट फेसेस थे ना एक सिलेंडर के, देखो कुछ इस तरह से थे ना, ये सरफेस 1 थी मेरी, ये मेरी सरफेस 2 थी, तो दोनों का एरिया तो बराबर होगा। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा,
एस, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा एस, तो ओवरऑल क्या होने वाला है 2s। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ई डॉट डी एस की जो वैल्यू आएगी, ई डॉट डी एस पूरे सरफेस के लिए वो कितनी वैल्यू आ रही है 2es। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहली वाली मेरी गॉस लॉ वाली थी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू, वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू इनसाइड ऐसे लिख लेते हैं, यानी जितना चार्ज अंदर है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चार्ज ऑन यूनिट एरिया हम जानते हैं, वी नो दैट चार्ज ऑन यूनिट एरिया, चार्ज ऑन यूनिट एरिया वो तो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो हमने डेरिवेशंस की स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, है ना। अब चार्ज ऑन एस एरिया, चार्ज ऑन एस एरिया, टोटल एरिया जो एस है हमारा उसके ऊपर अब कितना चार्ज होने वाला है, तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। क्लियर है, तो मतलब यहाँ पर अगर क्यू की मैं बात करूँ, क्यू इनसाइड वो हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू एस। ठीक है, इसको अब मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 3, और अब हम लिखेंगे पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in 1। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने दोनों को पुट कर देना है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ई डॉट डी एस की जगह मैं ये लिख लेता हूँ 2es, है ना, और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा क्यू की जगह ये है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रहेगा। बट मुझको फाइंड करना है ई की वैल्यू, तो एस और 2 को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है भाई, देखो एस से एस तो कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट एट अ पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, अब अगर वेक्टर फॉर्म में हमको देखना हो तो देखो क्या, कुछ नहीं, कैप आ जाएगा, एन कैप इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं, कैप आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझानी है वो ये है कि जैसे जो मैंने नोट लिखा यहाँ पर, देखो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकाली थी, किसी एक पॉइंट R पे, है ना, किसी एक पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस दूर है, R पर नहीं, किसी एक पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस दूर है हमारी शीट से। क्लियर, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं R तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ E डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यानी P पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट की डिस्टेंस के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा E और R का, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है, बिल्कुल पास में है, तब भी E की वैल्यू उतनी रहेगी, बढ़ाते जाएंगे तब भी E की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन हमको नहीं मिल रहा, नो रिलेशन। ठीक है, अब मैं बात करूँ, दिस फार्मूला इज यूज फॉर क्लोज पॉइंट्स ऑफ अ फाइनाइट चार्ज शीट। तो अब हमको न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करना है, अगर हमारे पास कोई शीट है और उसके पास में कोई पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत पास में, बहुत पास में, तो इन दैट केस जो शीट की जो लेंथ होगी टोटल, वो उस पॉइंट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस केस में हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वापस से सुनो, अगर हमको एग्ज़ाम में ऐसी कोई शीट दे रखी हो, ठीक है, ऐसी कोई शीट दे रखी हो, उसके आसपास कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट बहुत दूर है तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बहुत दूर है और शीट की लेंथ बहुत बड़ी है, मतलब अगर मान लो ना यार, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा सा है, कितना छोटा सा है, मान लो 1 मीटर, और ये इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो काफ़ी छोटी हो गई ना ये। तो जब ये काफ़ी छोटी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी हो गई, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी है, तो हम इसको इनफाइनाइट शीट मान सकते हैं और ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ समझ में आई हमको कि ये हम न्यूमेरिकल में कैसे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम ग्राफ देखें, दूसरा वाला जो मैंने बनाया है उसमें मैंने देखा है, ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, चार्ज डेंसिटी के, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देखो R गलती से लिख दिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले से हम देख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी
बढ़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, डायरेक्टली ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो लीनियर बनेगा। बट आर के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉस की जितनी तीनों एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, मतलब 2 हमने पढ़ ली, एक और जो पढ़ेंगे, ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है कि गॉस की ये पर्टिकुलर ये वाली एप्लीकेशन आप लिख करके बताओ, डेरिवेशन करके बताओ। तो एक बार अच्छे से इसको लिख करके देखें खुद से, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी जहाँ मिले आपको छोटे मोटे कर लेना, ठीक है। और अगर ये लेक्चर समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तीसरे एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।